साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के ई शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा इस विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 अर्थात सैडलर आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज इस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 अथवा हंटर कमीशन का गठन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किया गया था। इसने शिक्षा के समस्त स्तरों का अध्ययन किया और उनके सुधार के लिए, प्रसार के लिए, उन्नयन के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किया। इसी क्रम में लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में इसे पारित करके लागू किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ और कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरंभ हुआ। सुधार के इसी क्रम में 20 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारत भ्रमण के लिए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में सम्राट ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। आप समझ सकते हैं कि उस समय का 50 लाख आज के 50 करोड़ रुपए के बराबर था। इससे भी अधिक महत्व की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने 6 फरवरी 1912 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में किया था। जॉर्ज पंचम ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी इच्छा है कि संपूर्ण भारत में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहाँ से मतलब इतने कॉलेज और विद्यालय खोल दिए जाएं, जहाँ से उद्योगों के लिए, कृषि के लिए और अन्य व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजभक्त अर्थात विश्वास पात्र, निर्भीक और कुशल नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकले। सम्राट ने यह इच्छा 6 फरवरी 1912 को उस अभिभाषण में व्यक्त किया था, लेकिन उनकी इस इच्छा को, सम्राट की इच्छा को ब्रिटिश अधिकारियों के लिए किसी आदेश से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 को शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित करके इसका प्रकाशन किया। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। सरकार उच्च शिक्षा में सुधार की बात सोच ही रही थी। उसी समय 1916 में बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुखर्जी ने सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया तथा आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की स्थापना की। उनकी हार्दिक इच्छा थी, किसकी? आशुतोष मुखर्जी साहब की, कि स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाए। इसको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षमता की जांच करने के लिए
14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के इसके अध्यक्ष थे लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर माइकल सैडलर थे। सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, इस आयोग को सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। आयोग का गठन हो गया, सैडलर साहब अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी और अन्य सदस्य थे, जैसे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर ग्रेगरी, प्रोफेसर रैमजे मेयोर, सर फिलिप हर्टांग थे। इन सब सदस्यों ने अध्यक्ष सहित मिलकर विश्वविद्यालय संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, या इसका जो इसको जांच का विषय दिया गया था वो क्या था? इसके दो जो है जांच के विषय थे। इस आयोग को दो क्षेत्रों में कार्य मिला था। पहला था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो तत्कालीन स्थिति है और उसके साथ साथ जो उस विश्वविद्यालय की समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना तथा इसकी आवश्यकताओं और संभावनाओं का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। दूसरा जो है कार्य था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा अन्य जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उनका अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना। ये दो कार्य इस आयोग को सौंपा गया था, इस आयोग को करना था। फिर आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन 17 माह के निरंतर परिश्रम के बाद मार्च 1919 में भारत सरकार को प्रेषित किया। इसमें माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सैडलर आयोग की जो सिफारिश थी और जो इनके सुझाव थे वो कौन कौन से थे। रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की आधारशिला होती है, तो इन्होंने जो सबसे पहला अपना सुझाव दिया वो माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव था आयोग का, आयोग की दृष्टि में उस शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। आयोग ने अपने अध्ययन में देखा था कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रसार तो हुआ था, परंतु उसके स्तर में बड़ी गिरावट आ गई थी। माध्यमिक विद्यालयों और उसके शिक्षक की दशा भी ठीक नहीं थी, तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो सुझाव दिया वह इस तरह से दिया है कि विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसका जो पहला सुझाव था माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में। दूसरा सुझाव था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाना चाहिए। तीसरा इनका अहम सुझाव कि इंटरमीडिएट कक्षाओं हेतु पृथक इंटर कॉलेजों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट जो सजेशन था कि माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय भारतीय भाषाओं में दिया जाना चाहिए।
इनका अगला सुझाव था कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए। इस तरह से इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों का संचालन, निरीक्षण और नियंत्रण इसको बोर्डों को सौंप देने की बात भी कही। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की व्यवस्था करने का सुझाव भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा दिया गया। दूसरा जो इनका सुझाव था, जो इन्होंने सिफारिश किया, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी जो सुझाव था उसको हम लोग देखते हैं। आयोग ने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी कुछ समस्याएं थी, उसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी, उससे संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी और इसी कारण उसका स्तर भी गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। जैसे पहला सुझाव दिया था कि ढाका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो सके। दूसरा सुझाव था कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके, जिससे उनके स्तर में सुधार होगा। नेक्स्ट सुझाव था कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सके। अगला सुझाव था कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दासीन महिलाएं, जो पर्दा में महिलाएं रहती थी, घरों में रहती थी, उनकी शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित ना होने पाए। इस तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी आयोग के द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। नेक्स्ट इनका जो सजेशन था, रिकमेंडेशन था, भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव था। आयोग ने अनुभव किया कि उस समय विश्वविद्यालय सीधे सरकार के नियंत्रण में थे, वे न स्वयं कुछ निर्णय ले सकते थे और न कुछ उसमें परिवर्तन ही कर सकते थे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित समस्त भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ सुझाव जो दिया है वो था पहला सुझाव था भारतीय विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित कुछ जो पहला सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाए। दूसरा सुझाव विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए तथा साथ में स्नातक पाठ्यक्रम जो डिग्री कोर्स के लिए विद्यार्थी हैं उसमें स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया जाए। विश्वविद्यालयों में पास कोर्स अर्थात 3 वर्षीय डिग्री के साथ ऑनर्स कोर्स भी शुरू किए जाएं। अगला सुझाव विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण, उपाधि वितरण, रिसर्च वर्क अर्थात अनुसंधान कार्य और परीक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का गठन किया जाए और साथ में एक एकेडमिक काउंसिल का भी गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए। अभी तक कुलपति को अवैतनिक रूप से नियुक्त किया जाता था, तो इस आयोग के द्वारा ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट सुझाव था इनका विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय में एक शारीरिक प्रशिक्षण संचालक की नियुक्त की जानी चाहिए तथा डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग को नियुक्त करके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की
देखभाल और उनका प्रशिक्षण कराया जाए। समस्त महाविद्यालयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड अर्थात इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। इसी सुझाव के तहत विश्वविद्यालयों में कृषि, कला, इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा, वाणिज्य आदि विभिन्न विभागों की अलग अलग स्थापना कर विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाए। इस तरह से विश्वविद्यालय के संदर्भ में आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने क्या सुझाव दिया? स्त्री शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक स्त्री शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिषद की स्थापना की जाए जो स्त्रियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को तैयार करे। दूसरा सुझाव था स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कि शिक्षिका प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट सुझाव था कि सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। को एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी आयोग ने सुझाव दिया और यह भी बताया कि जो लड़कियां 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक बालकों से पृथक शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं उनके लिए पर्दा स्कूलों की व्यवस्था किया जाना चाहिए। अगला सुझाव था अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। आयोग ने अनुभव किया कि माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। अध्यापक मतलब टीचर्स ट्रेनिंग के संदर्भ में जो आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया उसमें आयोग ने महसूस किया कि माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापकों की विशेष कमी दिखाई पड़ रही है, देखी जा रही है। इसलिए आयोग ने इनके संबंध में भी कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव था कि अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव था कि इंटरमीडिएट एवं बीए के पाठ्यक्रम में, स्नातक पाठ्यक्रम में खास तौर पर बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें एजुकेशन विषय को सम्मिलित किया जाना चाहिए, शिक्षा विषय को भी शामिल किया जाए। तीसरा सुझाव था कि ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो इस तरह से इन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया। नेक्स्ट सुझाव था इनका व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में कि प्रोफेशनल एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो इस शिक्षा को अर्थात व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए हैं उसमें पहला सुझाव था कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। देखिए दो इनके महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं खासतौर पर प्रोफेशनल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने के सुझाव तथा उनके शैक्षिक स्तर को उठाने का, उन्नयन करने का जो सुझाव और साथ में आयोग के जितने भी सुझाव थे वो सारे सुझाव अच्छे साबित हुए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सैडलर आयोग की जो सिफारिशें थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने जो सुझाव प्रस्तुत किया उस समय भी समीचीन थी और आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है और महत्व रहेगा।
निश्चित रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने उस शिक्षा के संदर्भ के साथ साथ शिक्षा के समस्त स्तरों पर जो सिफारिश और सुझाव दिए हैं वो लाभकारी तो है ही हैं, साथ में उनकी महत्ता भी है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। अब आपसे हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमारे ई शिक्षा यूट्यूब चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर जो हम लोग के पढ़ाने में कहीं कोई कमी हो तो आप कमेंट करके हम लोग को अवगत कराएं और इसे शेयर करें, जिससे कि आगे के वीडियोज भी हम लोग इसमें दे सकें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।